हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। और आज की जो स्टोरी होने वाली है वो थोड़ी और अलग होने वाली है। स्टोरी के बारे में बात करने से पहले बताने वाला हूँ भाई, आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है और काफी अच्छा सा फीलिंग आ रही है यार। मौसम बहुत कैड़ा हो रहा है आज। स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी जो है वो साहिल और विनीत रघुवंशी के बारे में होने वाली है। साहिल और विनीत रघुवंशी की एक इंडिया में खिलौनों की काफी बड़ी और अच्छी कंपनी थी और उनकी कंपनी जो है काफी अच्छा नाम कमा रही थी। इसी के बारे में ये स्टोरी है। तो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विनीत रघुवंशी और साहिल ये दोनों दोस्त भी थे, साथ ही में कंपनी में पार्टनर्स भी थे। इनकी कंपनी जो है काफी अच्छे अच्छे खिलौने बना रही थी और नए नए खिलौनों का इजाद कर रही थी उस टाइम पर। काफी पुरानी स्टोरी है बिकॉज ये लगभग 30-40 साल पहले की स्टोरी है। तो साहिल की और इनकी जो कंपनी थी विनीत रघुवंशी की, दोनों की कंपनी ने नए नए ऐसे मार्केट में खिलौने लेके आए थे जिसकी वजह से ये बच्चों में बहुत ज्यादा मशहूर थी कंपनी और इंडिया में हर कोई इनकी कंपनी का नाम जानता था। तो होता क्या है कि ये उस टाइम पर एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर होता है ना, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, उसका इजाद करते हैं। रिमोट कंट्रोल जो हेलीकॉप्टर था वो उस टाइम पर इंडिया में कोई भी नहीं बना रहा था, पहली कंपनी यही थी, इन्होंने बनाया था। तो लोगों ने जब वो हेलीकॉप्टर देखा, बच्चों ने खरीदा, तो उन्होंने सोचा कि यार वाह भाई क्या चीज बनाई है, कुछ अलग ही चीज लग रही थी। लोगों को पहली पहली बार देखने में मिला था तो लोगों को मजा भी आ रहा था कि हाँ भाई रिमोट से हम हेलीकॉप्टर उड़ा पा रहे हैं। ऐसे ही ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड जो उनका नया आविष्कार था वो ये था, एक उन्होंने ऐसा खिलौना बनाया था जो बच्चों के साथ खेल सकता था, बच्चों से बातचीत कर सकता था। बच्चों के जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर जो है उसके डाटाबेस में पहले से ही प्रोग्राम करके डाले हुए थे। तो इस वाले खिलौनों को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिल रही थी, बहुत ज्यादा। इंडिया तो इंडिया, इंडिया के बाहर भी लोग सोच रहे थे कि यार ये कैसा खिलौना है, मतलब कैसे बना दिया ये। सोच सोच के लोग, मीडिया वाले उनके ऑफिस में रोज आते थे, उनकी कंपनी में आके खूब कवरेज मिल रही थी, मीडिया कवरेज उन्हें। तो इसी चक्कर में उनकी कंपनी जो है बहुत नामी होती जा रही थी, बहुत नाम आ रहा था और काफी लोग उस बच्चे और लोग जो है वो उस खिलौने को खरीद रहे थे बिकॉज वो खिलौना, जैसे कि मैंने आपको बताया, बोलने वाला था। जो काम बच्चे अपने दोस्तों के साथ करते थे वो बच्चे उस खिलौने के साथ कर सकते थे। खेलने का, बोलने का, बातचीत का, कूदने का, हंसने का, सब काम वो खिलौना कर पा रहा था। वो एक तरीके से बिल्कुल रोबोट था, मिनी रोबोट हम जिसे कह सकते हैं। इस तरीके से वो काम कर रहा था। अब क्या था, ये जो कंपनी थी विनीत और साहिल की, तो इसमें साहिल जो है ना उसने बहुत मेहनत की थी वो खिलौना बनाने के लिए, जिस खिलौने की मैं बात कर रहा हूँ। एक दिन होता क्या है, विनीत जो है एक दिन फोन पर एक अमेरिकी कंपनी से बात कर रहा होता है खिलौने के रिगार्डिंग, और वो बिना साहिल को बताए खिलौने के जो राइट्स होते हैं वो उस कंपनी को बेच देता है कुछ पैसों के लिए, और ये बात साहिल को पता नहीं होती है। अब बेचने के बाद होता क्या है, नेक्स्ट डे जब वो लोग अपनी कंपनी में जाते हैं तो अखबार में आ जाता है, वो जो कंपनी होती है वो फाइल कर देती है केस। वो कहती है कि ये विनीत की और साहिल की जो कंपनी है, इन्होंने राइट्स चुराए हैं, उनके डिजाइन चुराए हैं, मतलब जो ये खिलौना है ये उन्होंने डिजाइन निकाला था इसका और ये लोगों ने चुराया है। अब ऐसा चुराने की खबर फैलने की वजह से साहिल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है बिकॉज उसने इतनी मेहनत करके ये खिलौना बनाया था और उसी खिलौने की वजह से उसका नाम इतना खराब हो रहा है कि उसने चुराया है और ऐसा है वैसा है। समझ तो गया था साहिल की ये सारा काम जो है विनीत का किया हुआ है। तो वो लेकिन उस बात को झेल नहीं पा रहा था। वो एक इंजीनियर था, उसके घर घर में माँ बाप कोई भी नहीं था यार। उसने बहुत मेहनत करके वो इस स्तर तक पहुंचा था कि उसने अपना नाम बनाया था। और ये जो लोग उसके ऊपर थू थू कर रहे थे, वे उसके ऊपर तो विनीत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि विनीत ने तो खुद राइट्स बेचे थे पैसों के लिए और उन्होंने उसे रॉयल्टी वगैरह देने का भी वादा किया था। तो उसको तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था विनीत को, लेकिन साहिल को बहुत फर्क पड़ रहा था। साहिल ये बात झेल नहीं पा रहा था तो साहिल ने सुसाइड कर लिया था यार इस बात के ऊपर, बिकॉज थोड़ा नरम दिल आदमी था, उसको नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसने सुसाइड कर लिया इस बात के ऊपर। अब उसके सुसाइड होने के बाद सारी कंपनी का जो काम था, सारा पैसा, धन दौलत, सब कुछ जो है वो विनीत को ही मिल गया था। विनीत खुश था इस बात से कि उसको सारा पैसा वगैरह मिल गया है और रॉयल्टी भी उसे मिल गई थी और साहिल का जो हिस्सा था वो भी इसने ले लिया था। और जैसे कि जो केस फाइल हुआ था ना उसकी वजह से कुछ हर्जाना भी भरना था कुछ,
तो जो साहिल के हिस्से का हर्जाना आ रहा था वो भी विनीत ने नहीं भरा था, कि वो तो चला गया भाई, मैं क्यों भरूं, मुझे क्या मतलब है, ये वो उसने नहीं भरा। और अच्छी खासी वो जो है ना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था विनीत। अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, वो ऐश की जिंदगी वो अपनी जी रहा था। अब होता क्या है, 3 साल बाद की मैं आपको सीधी कहानी सुनाता हूँ। 3 साल बाद उस कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि होता है भाई, एग्रीमेंट जो है हर 3 साल में जो है रिन्यू करना था, और एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए एग्रीमेंट के जो कागज विनीत के पास थे वो कागज देने जरूरी थे, तभी उसको रॉयल्टी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मिल पाती। अब अपना ऑफिस का काम खत्म करके 9 बजे के आसपास सारा स्टाफ चला गया था, और विनीत जो है ऑफिस में वो रॉयल्टी के कागज के लिए ढूंढने शुरू कर देता है कि एग्रीमेंट मिल जाएगा तो वो रॉयल्टी ले लेगा। लेकिन भाई उसने बहुत ढूंढा, डोर में ढूंढा, ऑफिस में इधर उधर कोने में सब जगह ढूंढा, उसे कहीं भी वो कागज नहीं मिले। उसने सोचा नेक्स्ट डे ढूंढता हूँ। वो नेक्स्ट डे भी अपना काम खत्म करने के बाद उसने कागज ढूंढने शुरू किए, उसे नहीं मिले। ऐसे करते करते उसने 2-3 दिन तक ढूंढे, लेकिन उसको कागज नहीं मिल रहे थे। वो काफी परेशान हो गया इस बात को लेके कि अगर कागज नहीं मिले तो कंपनी रॉयल्टी नहीं देगी, और जिस बात का उसे डर था वही उसे समझ में तो आ गया था कि ऐसा होने वाला है। तो 3 दिन बाद क्या होता है, कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि आपने इतने टाइम के अंदर अपने कागज सबमिट नहीं किए हैं, तो कागज सबमिट ना करने के कारण ये रॉयल्टी जो है खारिज की जाती है, आपको इस प्रोडक्ट की रॉयल्टी नहीं मिल पाएगी। अब वो इतनी जल्दी वो गड्ढे में आ चुका था ना दोबारा से, बहुत जल्दी। उसके लिए खाने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे अपने बच्चों के लिए, कि वो कैसे क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसे खुद भी डिप्रेशन होने लगा था, अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जो अपनी कंपनी का नाम दोबारा से ऊपर उठा सके। तो उसने अपनी बीवी को फोन किया, बीवी से बोला कि मैं एक नया खिलौना बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ फाइल्स उसने पुराने खिलौने की उठाई और उससे चेक करके उसने खिलौने बनाने का सोचा। अपनी बीवी से बोल दिया अब मैं जब तक घर नहीं आऊंगा जब तक मेरा खिलौना बन नहीं जाएगा। उसे 2 से 3 महीने हो गए, वो ऑफिस में ही रहता था, घर नहीं जाता था। उसने कड़ी मेहनत करके जैसे तैसे करके एक नया खिलौना बना दिया, जो कि कुछ कुछ उसी खिलौने की तरह था, जो कि बोलता था, बात करता था, लेकिन उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज भी उसने डाली थी ताकि वो उस खिलौने से अलग हो सके और उसका नाम अच्छा हो सके दुनिया में। खिलौना बना के वो पहले ही खिलौने की जो कॉपी थी वो अपने घर लेके जा रहा था अपने बेटे को दिखाने के लिए। तो जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में खिलौना रखते ही उसके साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें होने लगी। लाइक गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी के शीशे अपने आप ऊपर नीचे हो रहे थे, गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, अजीब अजीब सी खिलौने के अंदर हंसने की आवाज आ रही थी। और विनीत को गाड़ी के अंदर बैठने पे घुटन सी महसूस हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसे सांस लेने के लिए, सांस लेते लेते वो कोशिश कर रहा था लेने की, लेकिन अचानक से वो गाड़ी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो सुबह उठ के देखता है कि वो अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के अंदर ही वो बैठा हुआ है। वो समझ जाता है कि इस खिलौने के अंदर ही कोई बात है, तो वो उस खिलौने खिलौने को जल्दी से उठाता है, फटाफट से अपने घर के अंदर जाता है। उसकी बीवी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है, और उसका बेटा भी उसे देख के खुश हो जाता है, बिकॉज उसके हाथ में वो खिलौना होता है। वो खिलौना एकदम से लेके भागता है अपने कमरे में, और कमरे में जाके अलमीरा में खिलौने को रख के अलमीरा कर देता है बंद। तो बीवी उससे पूछती है कि आप क्या लेके आए थे, वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं लेके आया था। बच्चा भी पूछता है, बच्चे को भी मना कर देता है। फिर तुरंत वो अपनी फैक्ट्री में भी फोन करता है, फैक्ट्री में वर्कर से बोलता है, मैनेजर जो होता है उसको बोलता है कि इस वाले खिलौने का प्रोडक्शन अभी तुरंत रोक दो, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है प्रोडक्ट। तो ऐसे कहने के बाद उधर से भी रुक जाता है। लेकिन अब वो खिलौना रखने के बाद खाना वाना खा के सो जाता है। अब वो सोचता है कि उस नेक्स्ट डे के लिए ये सोचता है वो रात को कि वो जो खिलौना है वो रात को वो समुद्र में फेंक के आएगा, मतलब नेक्स्ट डे समुद्र में फेंक के आएगा, और फिर शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब वो फटाफट से नेक्स्ट डे जब उठता है तो खिलौना अलमारी में खोल के देखता है तो वहां पे खिलौना उसको नहीं मिलता। अब उसे जिस बात का डर था वही बात हुई, वो खिलौना उसके बच्चे के पास था, बच्चा उसके साथ खेल रहा था। अब उसे इतना गुस्सा आता है क्योंकि ऑब्वियसली वो खिलौना में कुछ था, आत्मा वगैरह, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने बच्चे से एकदम खिलौना छीना और बच्चा जो है रोने लगा, और वो खिलौना लेके एकदम से समुद्र में फेंक के आ गया उसे खिलौने को। लेकिन जब वो समुद्र में फेंकने जा रहा था तो खिलौने के अंदर आवाज आ रही थी कि विनीत, तुमने मेरी मेहनत बहुत ज्यादा खराब की, तुम्हारी वजह से ही मेरी मौत हुई है, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद भी वो खिलौना जो है पानी में समुद्र में फेंक देता है। अब समुद्र में फेंकने के बाद वो दोबारा से जब अपने घर जाता है, घर जाके कपड़े निकालने की कोशिश करता है, अलमीरा खोलता है तो अलमीरा में देखता है कि वो खिलौना फिर से उसके घर में रखा हुआ होता है। वो खिलौना उसके पीछे हाथ हाथ धो के पड़ जाता है।
जहां भी वो जाता है वो खिलौना उसके साथ साथ जाता है और उसको खूब परेशान करता है, डराता है, धमकाता है, सब कुछ करता है। उस खिलौने की वजह से अब विनीत पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ चुका था। वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई थी उसकी कि वो पागल ही होने वाला था। एक दिन की बात है, वो खिलौना फिर से उसमें से हंसी की आवाज आ रही थी, क्या हुआ विनीत, कैसे परेशान हो, मतलब बहुत अजीब अजीब सी उसके अंदर से आवाज आ रही थी और डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। तो विनीत अपने कमरे में ही था, उसको इतना ज्यादा उससे डर लग रहा था, इतना ज्यादा वो परेशान हो गया था उससे कि उसने अपनी बीवी के रुपट्टे से पंखा बांध के अपने आप को फांसी लगा ली और वो वहीं मर गया। अब उसके मरने के बाद उसका बीवी और बच्चा वो भी सड़क पे आ चुके थे। तो उन्होंने वो एक बड़ा सा घर अपना छोड़ के वो किसी एक छोटे से घर में जाके रहने लगे और वो घर उन्होंने बेच दिया। उसके बाद जो उस घर में न्यू फैमिली आती है, वो फैमिली उस खिलौने को देखती है तो उनका बच्चा बड़ा खुश होता है, उनका बच्चा भी उस खिलौने के साथ खेलता है, मजे लेता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसके साथ भी यही हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं कि डरावनी हंसी आ रही है, खिलौना कभी अपने आप हिल रहा है, उस जगह से उठ के उस जगह चला गया, कभी बाथरूम में पहुंच गया, ये सारी अजीब अजीब हरकतें उनके साथ भी होती हैं। तो उस बच्चे की माँ जो होती है वो भी ये सोचती है कि इस खिलौने को वो जला देगी। तो उसकी माँ जो है मिट्टी का तेल छिड़क के उस खिलौने को जला देती है, लेकिन फिर से जब वो चेक करती है तो खिलौना कुर्सी पे अपने घर में पाती है और वही सेम स्टोरी उनके साथ भी रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो भाई यही थी कहानी एक डरावने खिलौने की। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।